बहू, तुम्हें ससुर और जेठ के सामने भी नहीं पढ़ना है। नहीं मम्मी जी, ऐसा तो अब कहीं नहीं होता, और होता भी होगा तो मुझसे नहीं हो पाएगा। आज यह पहली बार था कि परिवार की 6 माह पुरानी छोटी बहू स्तुति सास की असंगत बात सह नहीं सकी थी तो उलटकर बोल पड़ी थी। वह अब तक विदाई के समय माँ, ताई जी व बड़ी भाभियों के सिखाए संस्कारों के कारण कड़वा घूंट पीती हुई बरसक चुप रही थी, लेकिन आज उसे लगा अब बस बहुत हुआ, अब और नहीं। सास अनुराधा देवी के लिए बहू का यूं जवाब देना कतई असहनीय था। पल भर में उनका पारा चढ़ गया। कल की आई इसकी ये मजाल, बड़ी बहू को आए 10 साल हो गए, आज तक उसका कभी मुंह नहीं खुला, और ये मारे क्रोध की वो उबल पड़ी। छोटी बहू, तुम ना बहुत ज्यादा बोलती हो, यही सिखा कर आई हो अपने मायके से कि सास के सामने आप शब्द बोलो, उनकी बेइज्जती करो। कान खोल कर सुन लो, यह सब मेरे घर में नहीं चलेगा। बहू हो, बहू की तरह मर्यादा में समझी ना। स्तुति इस मिथ्या आरोप से पहले तो हैरान खड़ी रह गई, फिर उसे लगा अभी चुप रहने का मतलब तो आरोप को स्वीकार करना होगा। अतः उसने एक बार फिर से अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मम्मी जी, आप शब्द कहाँ बोला मैंने, और किसी की भी बेइज्जती क्यों करना चाहूँगी। मैं तो केवल अपनी बात। बहुत हुआ स्तुति बहू, अब एक शब्द भी नहीं। कोई इस तरह अपनों से बड़ों से बहस करता है, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आज तक हमने भी ससुराल वालों के सामने मुंह नहीं खोला, और तुम उल्टा जवाब दे रही हो। कुछ नहीं तो अपनी जेठानी धरा से ही कुछ सीख लो। कम बोलती है, मीठा बोलती है, कभी तुम्हारी तरह जुबान नहीं लड़ाती। शर्म लिहाज गहना है उसका, तभी हम सबको शुरू से इतनी प्यारी है। और तुम तो जाओ यहाँ से। गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया था तो अनुराधा जी चिल्ला पड़ी थी। बेहद अपमानित होकर स्तुति वहां से अपने कमरे की ओर चल दी। बेबसी में उसके आंसू निकल आए थे। हे भगवान, कैसे जिंदगी बिताऊंगी यहाँ। सब कहते हैं यही तुम्हारा असली घर है, यहाँ के लोग ही तुम्हारे अपने हैं। क्या ऐसा होता है अपना घर, जहाँ अपनापन ही ना हो, जहाँ दम घुटता हो, बिना किसी दोस्त के सुनना पड़ता हो। बेचारी स्तुति जिस संयुक्त परिवार से आई थी, वहाँ ना घूंघट प्रथा थी और ना ही पुरानी रूढ़ियों वाले कोई बेकार के बंधन। वह खुले विचार वाली, बड़े चंचल स्वभाव की थी, जिंदगी को हर पल भरपूर जीने वाली। जहाँ भी वह रहती कोई गुमसुम या उदास नहीं रह सकता था। बचपन से घर का माहौल हल्का फुल्का ही देखा था, जहाँ आपसी प्रेम और आत्मीयता थी, एक दूसरे के लिए लगाव और परवाह था। अनुशासन और नियम भी थे, लेकिन इनके पालन के नाम पर किसी पर भी जबरन का दबाव या बैठ का बंधन नहीं था। स्तुति अपने ताऊ जी की 2 बहुओं और एक अपनी भाभी के संग दिन भर हंसी मजाक करती हुई ताई जी और माँ के साथ काम में हाथ बटाती रहती थी। घर गृहस्थी के ढेरों ऐसे काम जिनके लिए बाहर जाना पड़ता हो, वह अपनी भाभी में से किसी भी एक को लेकर इतनी आराम से निपटा या करती थी कि घर के पुरुषों को पता ही नहीं चलता था कि बिल भरने से लेकर राशन लाना या फिर कोई घरेलू उपयोग की चीज बिगड़ जाए तो सुधरवाना क्या होता है। केवल आर्थिक उपकरणों और परिवार को हर तरह से भावनात्मक सुरक्षा, यही सब उनके जिम्मे था। घर की स्त्रियों व बच्चों को सिर माथे पर रखने वाली परंपरा के वाहक थे वो पीढ़ियों से। ऐसे स्वतंत्र वातावरण में पली बड़ी स्तुति को ससुराल आने के बाद जैसे ही पता चला उसे सास भी सासू माँ से पूछ कर लेना होगा, उसकी सास उसी समय अटकने लगी थी। अगले दिन जब घर पर उसकी मुंह दिखाई की रस्म रखी गई, उसे पड़ोस की महिलाओं की बातचीत से पता चला कि उसे हर समय
साड़ी में ही रहना होगा, जिसका पल्लू सिर से ना सरके। बेवजह बोलना नहीं है, तेज आवाज में ठहाके लगाकर हंसना फुहरता की निशानी है, जो यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तो और ससुर और जेठ के सामने भी नहीं पड़ना है, बल्कि पूरी तरह से पर्दा करना है। वह बिल्कुल हैरान परेशान हो गई थी। शुरू में उससे बार बार गलतियां हो जाती और उसे सासू माँ के कोप का भाजन बनना पड़ता। साड़ी पहनकर काम करना उसके लिए संसार के सबसे कठिन कामों में से एक था। अंततः वह सलवार कमीज पहनकर सिर पर दुपट्टा लपेट लेती। अनुराधा जी को यह भी बहुत नागवारा गुजरता। सिर से पल्ला हटते ही वो तुरंत टोकती। एक ही घर में साथ रहते घर के कुछ लोगों से बात ना करने, उनके सामने ना पड़ने को टोका जाना बहुत दिनों तक स्तुति को बड़ा असहज लगता रहा। किसी तरह वह घर के माहौल और रीति रिवाज के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर भी रही थी, मगर सास की तानाशाही रवैया उससे सहन नहीं हो रहा था। थोड़े समय में ही ऐसे घुटन भरे माहौल के कारण उसे अपनी नई नवेली शादीशुदा जिंदगी बोझ लगने लगी थी। स्तुति की जेठानी धरा बहुत शांत स्वभाव की थी। अगर सास दिन को रात कह दे तब भी कभी बहस न कर तुरंत हाँ में सिर हिलाती। उससे सास बेहद खुश रहती। शेष लोगों के मनोभाव, स्वभाव व व्यवहार स्तुति अभी तक कुछ नहीं जान पाई थी, क्योंकि सासू माँ के अनुशासन और नियमों की दीवार बीच में थी। किसी से बातचीत ही नहीं होती थी। अब तक ऐसे ही समय बीत रहा था और जिंदगी की गाड़ी किसी तरह घसीटते हुए चल रही थी, मगर आज के इस अकारण अपमान से स्तुति का दिल टूट गया। इससे पहले अपने पति सिद्धांत से वह कई बार इन मुद्दों पर बात करने की कोशिश करके देख चुकी थी। हर बार उसका लगभग एक ही जवाब होता था, मैं तो क्या, पापा और भैया भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। क्यों घर का शांत माहौल बिगाड़ने पर तुली हो डियर। भाभी को देखकर कुछ सबक लो, किस बात की कमी है तुम्हें। मन ही मन पक्का निश्चय करके स्तुति ने अलमारी खोली। एक ट्रॉली बैग निकालकर अपने कुछ कपड़े, कागजात और जरूरी सामान रख पैक करने लगी। बस अब और नहीं घुट घुट कर मरना है यहाँ। मायके बात करूँगी तो कोई भी नहीं समझेगा, सब मुझे ही समझदारी दिखाने को बोलेंगे। पहले तो इस जेल से निकलकर वहाँ घर पहुँचती हूँ पहले, फिर सोचूंगी कि आगे क्या करना है। इतनी तो पढ़ी लिखी और लायक हूँ ही कि अपना बोझ आराम से उठा सकती हूँ, वो भी सम्मान के साथ। इससे पहले कि वह घर के पिछले गेट से निकलकर पीछे वाली सड़क पर टैक्सी रुकवा पाती, कंधे पर टंगे हैंडबैग में रखा उसका मोबाइल फोन बज उठा। एक बार के लिए तो उसका मन हुआ कि पहले स्टेशन पहुंच जाए, तभी किसी का फोन उठाए, लेकिन जब फोन बार बार लगातार बजता ही रहा, हार कर उसने कौन इतनी शिद्दत से कॉल कर रहा है देख लेना मुनासिब समझा। देखा तो सिद्धांत की कॉल थी। वह दुविधा में पड़ गई, पहले टैक्सी पकड़े कि कॉल उठाए। तभी कॉल फिर से आ गई। पता नहीं क्यों इस बार उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी, अतः उसने धड़कते दिल से कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ सिद्धांत बेहद घबराया हुआ था। बदहवासी में उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। ऊपर से जहां से वह फोन कर रहा था, पता नहीं नेटवर्क की कोई समस्या थी या कुछ और, आवाज कट कट कर आ रही थी। पूरा ध्यान लगाकर स्तुति सुनने समझने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही उसे बात समझ में आई, क्षण भर के लिए वह मूर्ख बन खड़ी रह गई। फिर ट्रॉली बैग वहीं पटक कर भागती हुई वापस घर में घुसी। वह चिल्लाती जा रही थी, मम्मी जी, पापा जी, धरा दीदी, जल्दी आइए। मम्मी जी सुनिए, पापा जी कहाँ हैं आप लोग। मम्मी जी। वास्तव में फोन पर सिद्धांत ने किसी तरह स्तुति को बताया था कि बड़े भैया सुदर्शन को हार्ट अटैक आया है और वो दूर कहीं रास्ते में गिरकर पड़े हुए हैं। छोटी बहू की ऐसी चीख सुनकर अनुराधा देवी के साथ ही
ससुर भुवन जी और जेठानी धरा भागे चले आए और बात समझते ही सबके पांव तले से जमीन खिसक गई। जान हलक में आकर अटक गई। अब क्या होगा? धरा ने तो रोना ही शुरू कर दिया। कुछ कीजिए ना मम्मी जी, पापा जी, इनको कुछ भी हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। मम्मी जी कुछ करो ना। छोटी सिद्धांत भैया को फोन करो ना जल्दी। घर का बड़ा बेटा सुदर्शन यानी सिद्धांत का बड़ा भाई आज पुस्तैनी गांव के लिए निकला हुआ था। हमेशा की तरह अपने फार्म हाउस के बहुत सारे कामों को देखने के लिए। 38 वर्षीय सुदर्शन न केवल पूर्ण रूप से स्वस्थ था, बल्कि आज सुबह जब वह घर से चला था तब तक कोई भी परेशानी नहीं थी उसे। शहर वाले घर से फार्म हाउस वाला गांव 40 से 45 किलोमीटर ही था। पूरा परिवार कभी कभार जाता रहता था और घर के सभी पुरुष तो अक्सर ही जाना आना करते रहते थे। अभी सिद्धांत ने जो बताया उसके अनुसार सुदर्शन फार्म हाउस के खेतों का सारा काम व जरूरी हिसाब किताब देखकर बाइक द्वारा हमेशा की तरह आराम से वापस लौट रहा था कि उसे एकाएक बेचैनी लगने लगी। दम घुटता सा लगने लगा। उसने सुनसान पड़ी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बाइक रोककर जब मोबाइल फोन से कॉल करके सिद्धांत को किसी तरह से अपनी हालत बताई तो उसने मामले की गंभीरता भांपते हुए भैया से अपना गूगल लोकेशन भेजने को कहा। सुदर्शन बड़ी मुश्किल से अपने होश संभालते हुए वैसा करने में सफल तो हो गया था, मगर अब उसकी हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। बहुत तकलीफ के साथ अटक अटक कर उसने कहा कि अब मेरे होश गुम हो रहे हैं और मैं यहाँ सड़क के किनारे कच्ची जमीन पर लेट गया हूँ। सुनते ही छोटे भाई का कलेजा मुंह को आ गया। सिद्धांत की नौकरी हाउस डेवलपिंग के बड़े कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में थी, जहां से कभी भी लोकेशन या साइट देखने कर्मचारियों को 50-100 किलोमीटर तक भी जाना पड़ता था। उस दिन भी वह अपने बॉस के साथ दूर किसी जगह पर फंसा हुआ था। जब भैया सुदर्शन का कॉल उसके पास आया, बॉस को जैसे ही उसने सब कुछ बताया, उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी वापस शहर की ओर मोड़ ली, मगर फिर भी घंटे भर से पहले वो उस जगह पर पहुंच नहीं सकते थे। रास्ते में जैसे ही सिद्धांत के दिमाग ने थोड़ा काम किया, उसने तत्काल स्तुति को फोन लगाया था और घबराहट के कारण हकलाते हुए किसी तरह से सारी बातें बताई थी। अभी जबकि घर में कोहराम सा मच चुका था, स्तुति ने धीरज धरते हुए खुद को संभाला। फिर उसने सिद्धांत को हिम्मत बंधाते हुए भैया की गूगल लोकेशन ट्रेस करके अपने मोबाइल पर तत्काल भेजने को कहा। घर में सुदर्शन की कार खड़ी थी, लेकिन ससुर जी को 4 पहिया चलानी नहीं आती थी। वो खबर सुनकर स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाते ही बदवासी से अपना स्कूटर निकालने को भागे। स्तुति ने बिजली की फुर्ती से एक थैले में पानी की बोतल, कुछ दवाइयाँ व कुछ जरूरी सामान को रखा और कार की चाबी उठाकर तेजी से पोर्च में खड़ी कार की ओर भागी। आनंद फनन में गाड़ी स्टार्ट करके चिल्लाते हुए उसने ससुर जी को आवाज लगाई, पापा जी जल्दी से स्कूटर छोड़ इधर आइए, बैठिए गाड़ी में, जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है। ड्राइविंग सीट पर बैठकर स्टीयरिंग संभालते हुए उसने कार के सामने का उनके साइड वाला गेट खोल दिया था। जब तक सुदर्शन को लोकेशन ट्रेस करके दोनों वहां पर पहुंचे, तब तक वह बेहोश हो चुका था। उसे ऐसे निचेष्ट पर पड़े हुए देखकर भुवन को काट मार गया। खत्म, हाय मेरा बेटा, ओह सब कुछ। वो भी तुरंत वहीं जमीन पर गिर पड़े, बेहोश बेटे को पकड़कर कल्पनाने लगे। जबकि स्तुति ने जैसे ही अपने जेठ की हालत देखी, थोड़ी जांच पड़ताल के बाद वह समझ गई कि भैया को हार्ट अटैक आया है। बिना समय गवाए उसने भुवन जी को सहारा देकर एक तरफ बिठाया, फिर सुदर्शन के बगल में बैठकर उसे CPR देने लगी, जिसके लिए वह अपनी कॉलेज लाइफ से पूर्ण प्रशिक्षित थी।
कुछ देर तक लगातार कई बार सुदर्शन की छाती को दबाने के बाद उसने अपनी चुनरी का एक छोर उनके मुंह पर रख 2-3 बार अपने मुंह से फूंक मारकर उसे कृत्रिम सांस दी। फिर थोड़ी देर तक सीने को पसलियों के ऊपर बार बार दबाया और फिर से कृत्रिम सांस दी। 8-10 बार ऐसा लगातार दोहराते ही सुदर्शन की रुकी हुई सांस लौट आई। तुरंत ही उसने ससुर जी की सहायता से उसे उठाकर बिठाया और साथ लाया हुआ पानी घूट घूट पिलाया। सुदर्शन का सिर सहलाते हुए वह कहती जा रही थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, हम हैं ना आपके साथ, संभालिए अपने आप को। सुदर्शन की हालत जरा संभलते ही उसने कार की पिछली सीट पर ससुर जी की गोद में सिर रखकर लेटाने के बाद उसे फिर से ड्राइविंग सीट पर संभाल ली। स्तुति ने पूरी तत्परता से न सिर्फ अपने जेट को सही समय पर अस्पताल पहुंचाया, बल्कि वहां के लापरवाह स्टाफ से लड़ भिड़ कर उन्हें तत्काल एडमिट भी करवाया। वहां उपस्थित अस्पताल के छोटे कर्मचारी जब आदत से मजबूर आनाकानी कर रहे थे, स्तुति दंदनाती हुई मुख्य चिकित्सक के ऑफिस में घुस गई। उसने जब अपने अधिकार और उनके कर्तव्यों का कानूनी पहलू पुरजोर तरीके से समझा कर धमकाया। सारा स्टाफ जो ऐसे इमरजेंसी के मौके पर बीमार के घर वालों की मजबूरी और डर का फायदा उठा मोटी रकम ऐंठने के फिराक में रहते हैं, अपनी नौकरी बिगड़ने के भय से कांप उठे। 5 मिनट के अंदर सुदर्शन को आईसीयू में भर्ती करा के उसका इलाज शुरू कर दिया गया। यह भी एक बहुत अच्छी बात हुई कि उसके साथ वहां पहले से पहुंचे 2 अन्य परिवारों को भी लाभ हो गया था, जो दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल अपने परिजनों को एडमिट कराने के लिए देर से गुहार लगा रहे थे। सुदर्शन जब पूर्ण स्वस्थ लाभ कर अस्पताल से घर लौटा, सासू माँ और ससुर जी की छोटी सोच बहू रानी के प्रति एकदम बदल चुकी थी। सास अनुराधा जी तो अपनी पुरातन पंथी पूर्ण व्यवहार पर इतनी शर्मिंदा थी कि स्तुति के सामने निगाह नहीं उठा पा रही थी। 1 हफ्ते बाद ही पड़े सुदर्शन के जन्मदिन पर घर में दोहरी खुशी मनाने के लिए एक छोटा सा आयोजन किया गया। हर बार की तरह अपने बड़े बेटे सुदर्शन को हंसते खिलखिलाते हुए अपने पिता और नन्हे बेटे टुक टुक के हाथों अपने जन्मदिन का केक कटवाते देखकर अनुराधा जी की आंखें हर्षोद्रेक में छलक उठी। स्तुति बहू नहीं होती तो आज शायद घर में मातम पसरा होता, हंसने के बजाय सब रो रहे होते। यह विचार मन में आते ही माँ के ममतामयी हृदय में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। उनकी आंखें छोटी बहू को इधर उधर ढूंढने लगी। देखा तो वह बड़ी बहू धरा के पीछे खड़ी हैप्पी बर्थडे टू यू गाती हुई रिश्तेदारों और आस पड़ोसियों के बच्चों के साथ तालियां बजा रही थी। सिर पर लिया हुआ दुपट्टा सरक कर कंधे पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर आज सासू माँ को तनिक भी गुस्सा नहीं आया। तभी अचानक स्तुति की नजर उनकी ओर पड़ गई। उन्हें आपलक अपनी ओर देखते पाकर बेचारी घबराते हुए दुपट्टा माथे पर खींचकर सिर ढकने का प्रयास करने लगी। अनुराधा जी अब अपने आप को रोक नहीं सकी। अपना सारा अहम सारा संकोच परे रखते हुए वो छोटी बहू स्तुति के पास पहुँचे। उन्हें माफ कर देने की चिरौरी करने लगी तो स्तुति ने हड़बड़ाते हुए उनके जुड़े हुए हाथ थाम लिए। सासू माँ की आंखों से बहते आंसुओं को देख वह भी भावुक उठी। एकाएक भावनाओं का बांध टूटते ही वह लपक कर उनके गले लग गई। ऐसे माफी मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए मम्मी जी, मांगिए मत बल्कि कुछ दीजिए मुझे इनाम में। अगर खुश हैं मुझसे तो तुमने तो मेरा बड़ा बेटा मौत के मुंह से वापस छीनकर मुझे लौटाया है। बहू बोल क्या दूं तुम्हें इसके बदले में? वैसे तो कोई भी चीज़ इसकी बराबरी नहीं कर सकती है, पर तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं भरसक देने की कोशिश करूंगी। अपने गले से सोने की लंबी भारी सी चैन उतारकर स्तुति को पहनाती हुई वो बोल रही थी, ये नहीं चाहिए मम्मी जी, इतने छोटे इनाम से मैं नहीं
वाली। यह चैन तो धरा दीदी को बहुत पसंद है, उन्हें ही मिलनी चाहिए। मुझे तो आपसे कुछ और चाहिए। अपने गले से वह चैन उतार कर जिठानी को पहनाती हुई स्तुति कह रही थी। बोलो ना मेरी बहू रानी, क्या चाहिए तुम्हें? जो मेरे बस में हुआ देने में पल भर भी ना करूँगी। सासू माँ भी लाड भरे स्वर में बोल उठी। बस मम्मी जी, परंपराओं और रीत रिवाज के बंधन थोड़े ढीले कर दीजिए। आप अगर मेरी माँ हैं इस घर में, तो पापा जी तो भी मेरे पिता की जगह हैं और जेठ जी भी तो बड़े भैया की जगह। फिर इनसे घूंघट करके चेहरा छुपा कर रखना, सामने ना पड़ना, घर में आपस में हंस बोल ना सकना और भी घुटन भरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे घर की सारी खिड़कियां, सारे रोशनदार बंद हो हैं। ताज़ी हवा और धूप घर तक नहीं आ रही। ज़्यादा कुछ नहीं चाहती मैं, बस अपना यह घर परिवार इसमें दूध में चीनी की तरह ठीक वैसे ही घुल जाना चाहती हूँ जैसे मेरे मायके में मेरी तीनों भाभियाँ घुल मिल गई हैं, चाहे मेरी शादी से पहले हो या अब। जब मैं वहाँ होती हूँ ना, घर में हमें देखकर कोई बाहर वाला अनुमान नहीं लगा पाता कि बेटी कौन है और बहू कौन। हमेशा चुप रहकर सब कुछ सहने वाली धरा भी अब देवरानी के साथ खड़ी थी। हाथ जोड़कर वह भी बरसती आंखों से शायद यही मांग रही थी। वहाँ उपस्थित सारे लोग अनुराधा जी को देख रहे थे कि वो क्या फैसला करने वाली हैं। नम आंखों के साथ अनुराधा जी एकदम से मुस्कुरा उठी। आगे बढ़कर सबके सामने दोनों बहुओं को आलिंगन में भरकर उन्होंने यह घोषणा कर दी, जिस बात में मेरी बहुएं खुश, मेरा परिवार राजी, वह मेरा भी निर्णय है। माना कि बहुत देर कर दी मैंने खिड़की दरवाजे खोलकर खुशियों को अपने घर आने का न्योता देने में, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम से पहले घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।